Hello student, welcome to online physics lecture 11 science chapter first units and measurement part second। बच्चों हम पहले पार्ट हमने जो पढ़ा है उसमें हमने यूनिट के बारे में पढ़ा है, यूनिट का डेफिनेशन पढ़ा है, हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा है। फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें हमने दो पार्ट्स लिए थे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। तो उसमें हमने देखा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसमें हमने लास्ट में देखा था देयर दो सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो दूसरा जो है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको पता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो हम डिराइव करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसमें हम सेवरल फंडामेंटल क्वांटिटी यूज कर सकते हैं या वी कैन यूज ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर द फाइंड आउट द डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे हमने एग्जांपल देखा था वेलोसिटी, या आप स्पीड भी ले सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप वेलोसिटी लेते हो तो उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें से हमने फंडामेंटल क्वांटिटी जो है तो उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उसका यूनिट हमने निकाला था। जैसे हमने दूसरा एक एग्जांपल लिया था एक्सीलरेशन का। तो ऐसे आप देखोगे तो नंबर ऑफ एग्जांपल जो है तो आप ले सकते हो। जैसे आप फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी लोगे तो फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें से आप उसका यूनिट दिए तो आप निकाल सकते हो। आप चाहिए तो प्रेशर ले सकते हो। तो नो दैट द प्रेशर क्या फॉर्मूला उसका, प्रेशर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। उसमें से आप प्रेशर जो है तो उसका भी आप यूनिट निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे वर्क डन आपने लिया तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से आप फॉर्मूले से उसका यूनिट आप निकाल सकते हो। जैसे आप देखोगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है तो नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसमें से आप बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, उसका फॉर्मूला यूज करके आप यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं कन्वेक्शंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। तो आपने देखा था एसआई यूनिट के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये जो एसआई यूनिट आप यूज करते हो तो उसका कुछ रूल्स है। तो कौन कौन से रूल्स है ये आपको अभी देखना है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। ओके, तो पहला देखते हैं हम यूज। तो पहला यूज क्या है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। तो आपको पता है कि जो हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, बराबर। तो जब आप यूनिट लिखते हो फिजिकल क्वांटिटी का तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप उसको, हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फोर्स लेते हो, बराबर। तो फोर्स जो आप लेते हो तो फोर्स का यूनिट क्या है आपका, न्यूटन, बराबर। तो जब आप फोर्स लिखोगे, समझो मैंने फॉर एग्जांपल फोर्स इक्वल टू लिखा मैंने 10 न्यूटन, बराबर। तो 10 न्यूटन, तो हम न्यूटन का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, यानी WTON। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। उस सिंबल क्या है, न्यूटन का कैपिटल एन। तो आप कैसे लिखोगे, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मतलब 10 कैपिटल एन। समझ में आया? तो मतलब क्या होता है कि आप जो यूनिट लिखते हो आप फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल। क्लियर हो गया? यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। ओके, सेकंड क्या है, द फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन। मतलब जब आप यूनिट लिखते हो
फिजिकल क्वांटिटी का पूरा नाम जब आप लिखते हो तो कैसे लिखना है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। जैसे आप लेंथ लेते हो तो लेंथ का यूनिट क्या है आपको पता है, मीटर। पर तो आप मीटर जब फुल नेम उसका लिखते हो तो आप क्या करते हो कि वो जो स्टार्ट होता है यूनिट, तो वो कैसे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। मतलब जब आप मीटर लेते हो तो METRE, तो यम जो है आपका स्टार्ट में वो कैसा रहता है, स्मॉल लेटर रहता है, पर वो कैपिटल यूज नहीं करना। ओके, इसके आगे क्या बोला है, इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन। मतलब जो यूनिट है अगर पर्सन का नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल दिया है ये देखो 1 न्यूटन, बराबर, तो ये न्यूटन जो है तो पर्सन का नेम है, मतलब साइंटिस्ट का नेम है। आगे देखो ये 1 जूल, ये भी जो है पर्सन का नेम है, बराबर। तो आपने यहाँ पर जो न्यूटन लिखा है पूरा, तो यहाँ पर आपने कैपिटल एन यूज किया क्या, नहीं, आपने क्या किया, स्मॉल एन यूज किया। यहाँ पर भी जूल जो है कैपिटल J यूज किया क्या आपने, नहीं, तो आपने क्या किया, स्मॉल यूज किया। ओके, समझ में आ गया। ओके, क्या लिखा है, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। जब आप यूनिट का पूरा नाम लिखते हो तो वो जो स्टार्ट करोगे आप, तो कैसे लिखोगे आप, इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन। एग्जांपल क्लियर हो गया। लेकिन आगे क्या है बोला है, देखो, बट सिंबल फॉर द यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। लेकिन जब आप उसका सिंबल लिखोगे, समझो यूनिट जो है किसी पर्सन के नाम से आप ले रहे हो, जब आप उसका यूनिट लिखोगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन जब आप उसका सिंबल लिखोगे तो सिंबल कैसे आएगा, उसका कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो न्यूटन है, तो हमने फुल नेम में कैसे लिखा उसको, ऐसे स्मॉल लेटर में लिखा, लेकिन जब आप उसका सिंबल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कैपिटल एन। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया है कैपिटल एन आफ्टर अ साइंटिस्ट न्यूटन, कैपिटल J आफ्टर अ साइंटिस्ट जूल। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड रूल। देन थर्ड, symbols for the units do not take plural form। जो आप सिंबल्स लिखते हो यूनिट का, तो उसमें आप प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स आप 1 न्यूटन लिखते हो तो 1N कैपिटल लिखोगे। जैसे आप समझो फॉर एग्जांपल आपने 20 न्यूटन लिखा है, बराबर, तो 20 न्यूटन ही आएगा, तो 20 न्यूटन्स मतलब आप यस नहीं लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन्स और नॉट 20 NES। ये तो इसको हम बोलेंगे प्लूरल फॉर्म। ठीक है, मतलब जब आप सिंबल लिखते हो फॉर यूनिट, इट इज ऑलवेज राइट इन सिंगुलर फॉर्म, इट इज नॉट टेक इन अ प्लूरल फॉर्म। ये हो गया आपका थर्ड कन्वेंशन। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ, तो फोर्थ में क्या लिखा है, symbols for the unit do not contain any full stop at the end of recommended letter। ओके, जब आप सिंबल लिखते हो यूनिट का, तो उसके आप आगे आप फुल स्टॉप नहीं दोगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल दिया है 25 kg, तो आप ऐसे लिखोगे, ओके, एंड नॉट 25 kg डॉट, मतलब ये आप फुल स्टॉप उसके आगे आप नहीं दोगे। ओके, तो ये हो गया आपका चौथा रूल। ओके, देन नेक्स्ट पांचवा रूल। ओके, तो पांचवा क्या है, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। समझो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ले रहे हो, और जो यूनिट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, इट इज ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 रेशियो। उसको 1 रेशियो में आप लिखोगे। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो फॉर एग्जांपल द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का यूनिट पता है आपको, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम, मतलब वो सेकंड हो गया। ओके, तो एक्चुअली वो कैसा हो गया, मीटर पर सेकंड, मतलब आप उसको कैसे लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका आप लिखोगे m
स्पेस यस माइनस टू। ओके, यस माइनस टू मतलब क्या, इसका जो पावर है यस रेस टू 2 पावर, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो यम स्पेस यस माइनस टू। ओके, बट नॉट मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो है ये ऐसे आप उसको नहीं लिख सकते हो। इसको आप कैसे लिखोगे, इट इज राइट इन 1 रेशियो, ये 1 रेशियो में आप उसको लिखोगे। ये आपका 5वां रूल हो गया। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस of units and symbols for units is avoided when physical quantities is expressed by combination of two। okay, जब आप यूनिट लिखते हो तो इसमें आप यूनिट और सिंबल का कॉम्बिनेशन साइमल्टेनियसली यूज नहीं करोगे। एक तो आप उसको यूनिट्स में लिखोगे पूरा, या आप सिंबल में लिखोगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यूनिट और सिंबल। जैसे यहाँ पर दिखा है, दिया है देखो, फॉर एग्जांपल द यूनिट, हम यूनिट लिख रहे हैं जूल पर केजी केल्विन, तो ये जो है ये करेक्ट है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंबल यूज किया है। बराबर, जे जो है सिंबल है जूल, 1 किलोग्राम का केजी और 1 केल्विन का के। बराबर, तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो जूल, जैसे आपने क्या किया, ये जो है जे सिंबल आपने यूनिट में लिखा जूल पर केजी केल्विन, इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें क्या हो गया, ये यूनिट हो गया आपका, और ये केजी किलोग्राम का सिंबल और ये केल्विन का सिंबल, तो ये सिंबल में हो गया और ये यूनिट में हो गया, तो ये रॉन्ग है। करेक्ट, मतलब ये आपको एक कॉम्बिनेशन में नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, जो है यूनिट वो आपको सिंबल में लिखना है। नेक्स्ट 7 नंबर, अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट। ओके, जब आप सिंबल ऑफ यूनिट लिखते हो तो उसके आगे आपको क्या यूज करना है, प्रीफिक्स यूज करना है। ओके, जैसे 10 प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट्स सिंबल constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative powers of 10। ओके, मतलब क्या होता है कि आप प्रीफिक्स सिंबल आप यूज करोगे बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है देखो, 1 मिली सेकंड। ओके, ये स्मॉल है मतलब क्या है, मिली, तो मिली मतलब कितना हो गया, 10⁻³ ओके, तो आप 1 मिली सेकंड को कैसे लिखोगे, सेकंड में 10⁻³ सेकंड। ओके, तो ये जो 10⁻³ है, तो ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स सिंबल। बराबर, तो ये प्रीफिक्स सिंबल आपने यूज किया बिफोर द यूनिट, क्योंकि ये टाइम का यूनिट है सेकंड। बराबर, लेकिन यहाँ पर मिली सेकंड दिया है तो उसको आपने कैसे लिखा, 10⁻³ सेकंड, तो ये 10⁻³ आपका हो गया प्रीफिक्स। जैसे आगे एक एग्जांपल दिया है 1 माइक्रो सेकंड। ओके, माइक्रो मतलब कितना, 10⁻⁶। देखो प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए। ओके, तो माइक्रो सेकंड मतलब कितना हुआ, 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ ये आपका प्रीफिक्स हो गया, ये सेकंड यूनिट हो गया आपका टाइम का। उसके आगे एक एग्जांपल दिया है 1 नैनो सेकंड। बराबर, तो नैनो मतलब कितना हो गया, 10⁻⁹ सेकंड। ओके, तो 10⁻³ मिली, 10⁻⁶ मतलब माइक्रो, 10⁻⁹ मतलब नैनो। ओके, तो ये जो है आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। मतलब जब आप यूनिट लिखते हो लार्ज क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। जैसे आप और एक एग्जांपल आप जस्ट बोल सकते हो, जैसे मैंने लिया कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मतलब कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया। 1000 मतलब कितना हो गया, 10⁻³। तो आप क्या बोलोगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ओके, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। तो सिंगल प्रीफिक्स अवेलेबल है तो आप डबल प्रीफिक्स जो है तो आप अवॉइड करो। जैसे यहाँ पर देखा है देखो, 10⁻⁶ सेकंड मतलब ये क्या हो गया, 1 माइक्रो सेकंड हो गया। इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, इट इज नॉट राइट इन 1 मिली सेकंड, क्योंकि मिली मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻3, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 10⁻³ इंटू 10⁻³ सेकंड, तो ये गलत है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे, 10⁻⁶ सेकंड मतलब 1 माइक्रो सेकंड। जैसे यहाँ पर दिया है देखो 10⁻⁹ सेकंड, तो ये हो गया आपका 1 नैनो सेकंड।
ओके, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे 1 मिली माइक्रो सेकंड, मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। ओके, तो डबल प्रीफिक्स में आप नहीं लिख सकते। ओके, आपको ये लिखना कैसे है, इज ऑलवेज राइट इन सिंगल प्रीफिक्स। ओके, देन सी द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट रूल क्या है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। जब आप 2 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन आप लेते हो, ओके, तो उस वक्त आपको क्या करना है कि यह एक आप उसमें स्पेस रखोगे या आप उसमें क्या करोगे, हाइफन आप यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है आपका, मीटर पर सेकंड। ओके, तो मीटर पर सेकंड आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, इट शुड बी रिटन एज मीटर स्पेस s -1, बराबर ना। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मीटर का पावर 1 है, सेकंड का पावर 1 है, तो इस सेकंड का पावर 1 जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। तो आप कैसे लिखोगे इसको, m स्पेस s -1, बराबर। तो आप ऐसे लिखोगे, या आप कैसे लिखोगे, m यहाँ पर जो स्मॉल लेटर यूज किया है डैश जैसा, तो उसको बोलते हैं हम हाइफन। ओके, तो आप लिखोगे m हाइफन s -1। ओके, तो आप उसमें स्पेस दो, मल्टीप्लिकेशन का यूनिट मल्टीप्लिकेशन है अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में, तो आप ऐसे लिखोगे स्पेस देके, या आप हाइफन यूज करोगे। एंड नॉट एज m s -1, मतलब ये आप ऐसे नहीं लिखोगे। अगर इसमें आपने स्पेस नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, कैसे रीड करोगे इसको, मिली पर सेकंड। ओके, तो ये m मतलब क्या हो जाएगा, मिली, यहाँ पर दिया बिकॉज ms विल बी रीड एज मिली सेकंड। ms जो है तो आप कैसे रीड करोगे उसको, मिली सेकंड हो गया हो, तो आपको दोनों जो है तो यूनिट अलग है, तो यूनिट अलग है तो इसके लिए आपको यह स्पेस यूज करना पड़ेगा, आपको हाइफन यूज करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको फॉलो करना है कि जब आप SI यूनिट लिखोगे हर फिजिकल क्वांटिटी का, तो ये रूल आपको फॉलो करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये जो डायमेंशंस है, तो ये बहुत बढ़िया पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका जो है कि जब आप नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लेते हो तो उसका डायमेंशन जो है तो आपको निकालते आना चाहिए। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। ओके, तो पहले हम डायमेंशन देखते हैं, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जब हम डायमेंशन निकालते, जैसे आपको पता है जब आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेते हो, तो आपको पता है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, बराबर ना। तो आपको पता है कि जब आप डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हो, डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए आपको जो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज कर सकते हो, या मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटी आप यूज कर सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव करने के लिए। ओके, और जब आप डायमेंशन निकालते हो फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंबल यूज करना पड़ता है। ओके, और जो सिंबल आप यूज करते हो, तो आप किसका सिंबल यूज करोगे, वी ऑलवेज यूज द सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, आपको पता है कितना फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ा है, वी नो दैट देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो जब आप डायमेंशन लोगे तो डायमेंशन में फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल आप कैसे लोगे, ये ध्यान से देखो। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया, देखो इस सिंबल जो कैपिटल एल है, तो हम किसके लिए यूज करोगे, लेंथ के लिए, बराबर। तो ये लेंथ का सिंबल कैपिटल एल आएगा किसमें, डायमेंशन में। ओके, जैसे आप लेंथ लेते हो तो लेंथ का यूनिट क्या है, एक्चुअली मीटर, और उसका सिंबल क्या लेते हो आप, स्मॉल m लेते हो, बराबर है। लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं यूज करना है, आपको क्या करना है कि डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशन के लिए आप क्या करोगे कि लेंथ जो है, तो लेंथ का सिंबल क्या आएगा आपका, कैपिटल एल आएगा। मास के लिए सिंबल क्या आएगा आपका, कैपिटल एम आएगा। टाइम के लिए सिंबल आएगा आपका कैपिटल टी। टेम्परेचर के लिए आएगा केल्विन, उसका यूनिट है, तो कैपिटल के सिंबल आएगा। करंट
का यूनिट है एक्चुअली मिली एम्पियर, तो करंट के लिए हम सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे कैपिटल आई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसका यूनिट आपको पता है कैंडेला, उसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे कैपिटल सी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे MOL। ओके, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल हम यूज करेंगे डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए, जो आपको एग्जांपल दिया होगा फिजिकल क्वांटिटी का, उसका डायमेंशन निकालने के लिए। क्लियर हो गया? ओके, देन द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the concerned fundamental units must be raised in order to obtain the unit of the given physical quantity। बराबर, मतलब जब आप फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका आप डायमेंशन फाइंड आउट करोगे, तो डायमेंशन के लिए आपको नेचुरली क्या यूज करना है, सिंबल आपको यूज करना है फंडामेंटल क्वांटिटी का। और वो जो है तो कैसे रहेगा, इट कैन ऑलवेज इन द form of powers to which the fundamental quantity are to be raised to obtain the unit of given physical quantity। Okay. Then when we represent any derived quantity with appropriate powers of symbols of the fundamental quantities, then such an expression is called dimensional formula। This dimensional formula is expressed by square bracket and no comma is written in between any of the symbols। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो क्या करना है, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस बाय स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब वो डायमेंशन जो है तो आप किस में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। ओके, और नो कॉमा इज रिटन इन बिटवीन एनी ऑफ द सिंबल। ओके, जो आप सिंबल यूज करोगे तो उसके बीच में कॉमा नहीं आएगा। ओके, मतलब ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और दूसरी एक बात है कि जब आप डायमेंशन निकालोगे, तो जब आप न्यूमरेटर का टर्म जब आप डिनोमिनेटर में लोगे, तो आपको पता है उसका पावर इंडिकेट का कैसे करना है, इट इज ऑलवेज इंडिकेटेड विद द नेगेटिव साइन। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो हम देखते हैं सम एग्जांपल्स डायमेंशन निकालने के। ओके, तो जो आप डायमेंशन निकालोगे क्वांटिटी का, बराबर, जैसे कि हम देखते, देखो यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल दिए हैं डायमेंशन निकालने वाले हैं हम, वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और चार्ज। ओके, जब आप कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकालते हो, तो आपको 2 बातें जरूरी है। एक तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको पता है उसका, तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो, या आपको कम से कम उसका यूनिट तो भी पता होना चाहिए। अगर उसका यूनिट आपको पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। बराबर, तो मतलब आपको फॉर्मूला और यूनिट ये जरूरी है डायमेंशन निकालने के लिए। ओके, तो देखते हैं हम पहले एग्जांपल। तो इसमें फाइंड आउट करते हैं, वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, लेंथ। बराबर, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो लेंथ का सिंबल हम क्या यूज करेंगे, एल। ओके, टाइम हमने देखा है कि टाइम का सिंबल क्या है, कैपिटल टी। ओके, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कैसे हो गया आपका, एल, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, तो एल मतलब आप उसका पावर एज्यूम करोगे 1 डिवाइड बाय टी, तो उसका पावर हो गया 1। तो ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, L1, इसका पावर 1 है, M0 क्योंकि इसमें मास है क्या, नहीं है, तो M0 हो गया, और ये T पावर 1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, देखो सिंपल है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L1, मास प्रेजेंट नहीं है तो इसके लिए आपने लिखा M0, T रेज़ टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया आपका, L1 M0 T माइनस। ओके, जनरली क्या होता है कि जब आप डायमेंशन यूज करोगे तो आप मोरली फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करोगे तो 3 यूज करोगे, लेंथ, मास और टाइम। ओके, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया L, M और T। ओके, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, वेलोसिटी। ओके, सेकंड लेते हैं।
सेकंड हमने एग्जांपल लिया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा है, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है। अभी क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन? L1 m0 t-1। तो यहाँ पर हमने m0 कट कर दिया, तो ये हो गया आपका L1 t-1। तो आप m0 तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, या आप पूरा लिख सकते हो L1 m0 t-1 डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो आपको पता है डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? आप लेंथ, तो लेंथ का क्या हो गया? आपने लिखा है उसका सिंबल L या L1। तो ये L1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ओके, तो क्या हो गया? ये देखो L1 और ये L-1, तो पावर क्या हो गया? L1 -1, तो 1 -1 क्या हो गया आपका? 0। समझ में आ रहा है ना? बराबर, इसका ही क्या हो गया? L1 हो गया, ये जाएगा तो इसका पावर L1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? L का 1, इसका पावर, इसका -1, तो 1 -1 क्या हो गया आपका? 0। तो L का डायमेंशन क्या हो गया? यहाँ पर L का पावर क्या हो गया? 0। M तो ऑलरेडी 0 है आपका, और T एज इट इज -1। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया आपका? लास्ट आंसर क्या हो गया? L0 m0 t-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपको बुक में, थर्ड एग्जांपल है चार्ज का। तो आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या है? करंट इनटू टाइम। बिकॉज करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, मतलब चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? करंट इनटू टाइम। ओके, तो चार्ज का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है करंट, तो करंट का सिंबल क्या है आपका? कैपिटल आई। टाइम का सिंबल आपको पता है कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया? I1 t1। बराबर, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका क्या है? L0 मतलब ये लेंथ प्रेजेंट नहीं है, मास प्रेजेंट नहीं है, m0 t1 और I1। ओके, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका चार्ज का। तो L0 m0 t1 I1, या आप सिंपली लिख सकते हो I1 t1 भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो इजी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ एग्जांपल आप लोगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बराबर, तो मास का डायमेंशन आप क्या लोगे? m1। बराबर, एक्सेलरेशन आप लोगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो फॉर्मूला पता है। बराबर, तो मीटर मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया, तो उसका पावर हो गया 1। पर सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड का पावर हो गया -2, तो सॉरी सेकंड का पावर हो गया t2। बराबर, तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? m1 L1। ओके, और t ऊपर गया तो क्या हो गया? -2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया आपका? m1 L1 t-2। तो जैसे आप नंबर ऑफ एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया, उसका यूज करके आप वर्क डन का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे और एक हमने एग्जांपल देखा था प्रेशर का फॉर्मूला क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, एरिया मतलब क्या हो गया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ, तो L2 हो गया। इस पे से आप प्रेशर का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो जैसे आप नंबर ऑफ एग्जांपल आप लोगे, तो नंबर ऑफ एग्जांपल से आप हर फिजिकल क्वांटिटी का जो है डायमेंशन आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या है कि उसमें आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या उसका यूनिट पता होना चाहिए। है, तो उसका फॉर्मूला यूनिट यूज करके आप हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है तो आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये पार्ट हो गया आपका डायमेंशन का। ओके, तो आप ये बहुत सारा डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके आप प्रैक्टिस करो, तो आपको डायमेंशन जो है तो डायमेंशन आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका डायमेंशन का पार्ट। ओके, उसके बाद में जो है तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला जो यूज है तो हम पर डिस्कस करते हैं। तो पहला ही यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। जो आपको फिजिकल इक्वेशन दिया है तो चेक करना है आपको, गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, और
टू वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ फिजिकल इक्वेशन, मतलब जो फिजिकल इक्वेशन आपको दिया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो ये आप चेक कर सकते हो किसके हेल्प से, इट कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इन एनी इक्वेशन relating different physical quantities, if the dimensions of all the terms on both the sides are the same, then that equation is said to be dimensionally correct, or this is also called as the principle of homogeneity of dimensions। okay, मतलब जो आपको फिजिकल इक्वेशन दिया है, okay, फिजिकल इक्वेशन में जो आपको टर्म्स दिया हुआ है बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बराबर। तो जब आप प्रूव करोगे कि LHS इक्वल टू RHS, तब आप बोलोगे कि ये जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, तो आपको पता है देयर आर द 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, आपको पता है। तो ये जो हमने यूज किया ये है आपका फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT, आपका है फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो इसमें U क्या है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल a दैट इज द एक्सेलरेशन एंड t इट इज द टाइम। ओके, तो ये हमने एग्जांपल यूज किया है, बराबर है। तो चेक करते हैं हम, ये जो ये आपको इक्वेशन दिया है फर्स्ट इक्वेशन, तो ये करेक्ट है क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। इट कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ओके, तो ये V, तो LHS में क्या है, V है मतलब फाइनल वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखो डायमेंशन ऑफ LHS, LHS मतलब कौन सा, V। ओके, तो V मतलब वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, m0 L1 t -1। तो यहाँ पर हमने m0 ने लिखा है, ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा है L1 t -1। ओके, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन, मतलब ये LHS हो गया। ओके, अभी RHS में जाते हैं। तो RHS में ये क्या है, U मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है तो आपको सेम डायमेंशन आप लिखोगे जैसे यहाँ पर लिखा है फाइनल वेलोसिटी का, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही आएगा। तो यहाँ पर डायमेंशन आएगा LT -1। ओके, बाद में नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, A इंटू टी, मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया A इंटू टी, A मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t -2, तो हमने m0 निगलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हो गया आपका L1 t -2। ओके, इंटू टाइम, टाइम का हो गया आपका t1, करेक्ट। इसमें क्या हो गया कॉम्बिनेशन में LT -1। ओके, तो ये हो गया आपका AT का डायमेंशन। ओके, तो RHS का डायमेंशन क्या हो गया आपका, RHS में U प्लस AT, तो U का डायमेंशन है LT -1, AT का डायमेंशन है LT -1। ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन डायमेंशन क्या हो गया, LT -1, बराबर ना। आपको पता है कि समझो जब हम वेलोसिटी में ऐड करते, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया कि एक वेलोसिटी आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा वेलोसिटी आपको दिया है 20 मीटर पर सेकंड, तो दोनों का एडिशन किया तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड, है ना। मतलब यूनिट आपका वही रहेगा मीटर पर सेकंड, वो तो चेंज नहीं होगा ना एडिशन में, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा LT -1 प्लस LT -1, तो इसका यूनिट का फॉर्म एडिशन करोगे तो यूनिट का एडिशन क्या आएगा, आंसर आपका LT -1। ओके, मतलब LHS क्या है, डायमेंशन क्या है आपका LT -1, RHS का डायमेंशन क्या है आपका LT -1, बराबर। मतलब दोनों का डायमेंशन कैसे होगा, सेम। मतलब आप क्या लिखोगे LHS इक्वल टू RHS, बराबर। तो LHS इक्वल टू RHS आपको मिल गया, मतलब आप क्या बोलोगे कि ये जो इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया, बराबर। एज द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS आर द सेम, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बराबर है। LHS इक्वल टू RHS आपको मिल गया, तो आप क्या बोलोगे कि इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिया है ये करेक्ट है या नहीं है, ये आप चेक करोगे, इट कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट यूज। तो इसमें भी आप डिफरेंट फिजिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो, उसमें आप सेम
ऐसे ही जाओगे, उसमें आपको देखना है कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या नहीं। अगर LHS इक्वल टू RHS आता है तो आप बोलोगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर आपको मिलता है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ऐसा आपको मिलता है तो आप लिखोगे as the dimensions of LHS and RHS are not equal or LHS is not equal to RHS, then we say that this equation is dimensionally incorrect। मतलब ये इस टाइम से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये आप चेक करोगे किसके यूज से, इट कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ओके, तो ये हो गया आपका यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और ये हमने देखा दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मुझे लगता है आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो दूसरा यूज और तीसरा यूज जो है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये जो हमने पार्ट अभी पढ़ा है तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अगर कोई डिफिकल्टी होगा तो जब हम ऑफलाइन लेक्चर लेंगे तो आप उस वक्त हमें पूछ सकते हो, कौन सा भी डिफिकल्टी हो आप एनी टाइम हमें पूछ सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पर जो है सेकंड लेक्चर है हम अभी स्टॉप करते हैं। तो बाकी जो यूज है तो हम थर्ड पार्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।